हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, या फिर आप इसको ईज माई ट्रिप भी कह लो। 41 रुपीज़ का शेयर है और एक रेंज में ये लंबे समय से अटका है और कई बार मैं इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ। और अभी ये वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है जिससे नीचे थोड़ा बहुत ही अगर आप देखो तो एक सपोर्ट जोन भी नज़र आता है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 41 रुपीज़ का शेयर है। आज हल्की सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग था, बीच में एक दिन एक बड़ी रफ्तार आई थी, 40 रुपये से बेहतरीन तेज़ी आई थी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 35 से 40 का लेवल जब भी आएगा एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है, और शायद इंट्राडे में ये 40 रुपये से नीचे गया भी होगा। तेज़ी आई, फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो पता चलेगा कि मुश्किल से 2-2.5% की तेज़ी है। और अगर आप यहाँ पर बड़ी रफ्तार की बात करो तो आप इससे पहले भी देख सकते हैं कि 40 से नीचे ये गया, 37 के आसपास गया, तेज़ी दिखाई 45 पे गया, वापस गिरा और 38 पे गया, तेज़ी दिखाई 45 पे गया, वापस गिरा 38 पे गया। और ये जो तेज़ी आई थी 45 का भी लेवल इसने तब तोड़ा था जब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सराउंडिंग हुए थे। जब बॉयकॉट मालदीव्स चल रहा था, इन्होंने भैया खुल के उसका असमर्थन करा था और एक बड़ी तेज़ी उसके चलते यहाँ पर आई थी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मार्केटिंग के ज़रिए उस टाइम पर लाइमलाइट ली थी। और जब ये 50 रुपये पर गया था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये टेम्पररी तेज़ी है, ये जो शॉर्ट टर्म का बज़ है उसके चलते है। बहुत जल्दी आपको गिरावट देखने को मिलेगी और वो देखने को मिली भी सही। दोबारा जब तेज़ी आई यहाँ पर, और उसकी जो वजह थी वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन था। और तब भी मैंने कहा था कि राम मंदिर का जिस दिन इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट करोगे। और ये वापस ऐसा गिरा मतलब वापस 39 पर आ ही गया, 40 के नीचे आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि 35 से 40 के आसपास जब भी जाता है एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है 37-38 रुपीज़ के आसपास। लेकिन जब भी ये 45 रुपये की रेंज में जाता है कहीं ना कहीं वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल जाती है। ये जो एक बड़ी रफ्तार देखी वो जैसे कि मैंने कहा एक बड़ी तेज़ी जब 45 से ऊपर का लेवल तोड़ा, उसकी स्टार्टिंग की वजह जो बाइकआउट मालदीव्स वाला ट्रेंड था वो था, और दूसरा राम मंदिर का इनॉग्रेशन था। और उस टाइम पर उन्होंने कई सारी अनाउंसमेंट्स भी करी थी, एक 5 स्टार होटल खोलने को लेकर अनाउंसमेंट्स। तो जाहिर सी बात है चीज़ें पॉजिटिव हुई, बाद में वही हुआ जो हर बार होता है। इवन अगर आप इसका ग्राफ भी देख लोगे तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी, और एक्चुअली में ये जो बोनस वगैरह एडजस्ट है ये वही है। और इसका वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है अभी भी। 1,90,00,000 के आसपास का शेयर ट्रेड आज भी यहाँ पर होते नजर आए थे। कंपनी को लेकर देखें तो 73 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है और 10 रुपये का लो है। अगेन मैं कहता हूँ 10 रुपये का लेवल इसने कभी नहीं छुआ है। ये बस एडजस्टेड प्राइस है बोनस और स्प्लिट को लेकर, ठीक है, बोनस और स्प्लिट को लेकर एडजस्टेड प्राइस है, वरना 10 रुपये पर तो ये कभी नहीं आया आज से पहले। और यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो 7,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक यहाँ पर अगर आप इनसाइडर्स को देखते हो तो बड़ी मात्रा में प्रमोटर ने बिकवाली भी करी थी 2023 में जून में। और डिविडेंड भी देखोगे आप यहाँ पर तो 10 पैसा पर शेयर का पिछले साल इसने डिविडेंड पे करा ज़रूर था। इस साल अभी तक डिविडेंड को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी तक कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है इस साल। बीच में 2022 में इसने डिविडेंड पे नहीं करा था, 2021 में इसने 3 रुपये का डिविडेंड पे करा था, पहले 2 रुपये फिर 1 रुपये। आप सोचिए कि जो कंपनी साल का 3 रुपये का डिविडेंड पे कर रही थी उसने 2022 में क्यों नहीं पे करा डिविडेंड। उसने 2023 में सिर्फ 10 पैसा ही क्यों पे करा, 3 रुपये से घट के सिर्फ 10 पैसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया खेल हुआ है यहाँ पर बोनस का। एक ही साल में 2 बार इसने दे दिया बोनस, और यहाँ पर उसी साल में ये स्प्लिट भी हो गया एक बार। तो 2022 में यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 जो कई बार यहाँ पर हुआ है उसके चलते अगर आप देखो एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दे दिया जनवरी में। फिर अगर आप यहाँ पर नवंबर में भी देखो तो एक शेयर के 2 शेयर दे दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शेयर के 3 शेयर यहाँ पर बन गए। तो यही वजह है कि देखने में आपको 40 रुपये सस्ता लगता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका प्राइस निकालते हो, अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल मतलब 40 रुपये अगर मैं एग्जिस्टिंग प्राइस मान के चल रहा हूँ तो एक पर एक शेयर फ्री मतलब 80 रुपये हो गए। फिर अगर आप यहाँ पर उसको एक के ऊपर एक के 2 शेयर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके चलो,
यहाँ पर अगर आप देखोगे एक का 3 शेयर तो और मल्टीप्लाई करके चलो तो समझ रहे हो यहाँ पर कि क्या हो रहा है। एक के ऊपर 3 शेयर मतलब 2 मतलब एक के ऊपर 2 शेयर दे दिए यहाँ पर, तो ये चीज़ हुई है। 80 रुपये से 240 का यहाँ पर हो गया, फिर वहाँ पर एक के ऊपर 3 दे दिए, तो यहाँ पर आप समझो कितना हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पर प्राइस। तो दिक्कत यहाँ पर यही हुई है। दिक्कत देखो 40 रुपये देखने में सस्ता लगता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई का गेम है उसी के चलते जब आप इसका पी रेशो निकालते हो तो ये सस्ता तो नहीं है। 72 का पी है इसका, सेक्टर पी 42 का है, ये महंगा है ये। और ये कोई मार्केट लीडर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इनकी कोई मोनोपोली है, नहीं। कई सारी कंपनीज है इस सेक्टर में, कई सारी कंपनीज है। कुछ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, कुछ अनलिस्टेड भी है, ठीक है। IRCTC ये भी टिकट बुकिंग और टूरिज्म वगैरह काम करती है, ठीक है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप आप देख लो, गो आईबीबो आप देख लो, अदानी भी घुस चुके हैं अदानी वन के नाम से, पेटीएम आप देख लो, यहाँ पर कई सारी कंपनीज है, कई सारी कंपनीज है। तो ये भी उनमें से एक है। और यही वजह है कि इनके मार्जिन जो होंगे ना वो उतने बेहतर नहीं होंगे। यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज है कि इनके फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ था, एक्चुअली ये वन टाइम लॉस था, ठीक है। और यहाँ पर जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे जून के, तो ये लॉस मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। जून क्वार्टर में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ वही 30, 35, 40 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट होगा जो एवरेज प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू मुझे देखना है कि बढ़ रहा है कि नहीं इनका, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि हर बार इनके रेवेन्यू बढ़े ही हैं, आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखोगे तो हर बार इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जून के नंबर्स इंटरेस्टिंग होंगे देखना कि रेवेन्यू वाइज कैसे होते हैं, प्रॉफिट वाइज कैसे होते हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रमोटर लगातार बेच ही रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जून में अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में ये जो बिकवाली है थोड़ी सी रुकी ज़रूर है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 74-75% की होल्डिंग थी, वो बेच बेच के प्रमोटर 64.30 पर आ चुके हैं। हालांकि दिसंबर, मार्च और जून में प्रमोटर ने कोई बिकवाली नहीं करी, ये एक अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक की बात को 2.40% की होल्डिंग है, 2.79% एफआईएल्स के पास है, 0.06 म्यूचुअल फंड के पास है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी होल्डिंग एक्चुअली में कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम है उनकी होल्डिंग, जबकि रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, 22.57। जो प्रमोटर ने बेचा था वो बहुत सारी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही यहाँ पर खरीदी हुई थी उस टाइम पर। तो ये एक हल्का सा कंसर्न मेरे हिसाब से ज़रूर है। और यहाँ पर अभी भी देखो तो 22.57% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टी 7.97% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड को लेकर पसंद करूँगा। मैं लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर इसलिए नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं जानता हूँ इस कंपनी का। रीज़न यही है कि कंपटीशन अगर आप देखोगे इस सेक्टर में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं और शायद आने वाले टाइम में और बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिल भी सकते हैं। मुझे हैरानी नहीं नहीं होगी कि कल को जियो भी यहाँ पर एंट्री कर जाए, जो इन्होंने अपनी ऐप वगैरह निकाली है शायद वो भी यहाँ पर एंट्री कर जाए, ठीक है। मुझे हैरानी नहीं होगी जब टाटा भी यहाँ पर एंट्री कर जाए, हालांकि शायद मुश्किल है लेकिन शायद कर जाए यहाँ पर। तो ये चीज़ें ज़रूर है। और अदानी तो भैया पूरा इकोसिस्टम तैयार कर ही रहा है अपना, ठीक है। इनके खुद के एयरपोर्ट्स वगैरह है, तो इन्होंने अपना खुद का अदानी वन निकाला है जहाँ पर जो फ्लाइट टिकट्स होती है, बस टिकट्स होती है, टूरिज़्म भी होता है, वो सब इन्होंने वहाँ पर अपना मतलब देना स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी इन्होंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड करना शुरू करे हुए थे। तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर में जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी ही बहुत सारी है, यात्रा.com कह लो, गो आईबीबो कह लो, मेक माई ट्रिप कह लो, पेटीएम भी बुकिंग का काम करता है, इसके अलावा और भी कई सारी है, बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह है, बहुत सारे प्लेयर्स है वहाँ पर। तो यही वजह है कि यहाँ पर मार्जिन मुझे नहीं लगता कि अच्छा खासा इंप्रूव हो पाएगा फ्यूचर में। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये 37-38 की रेंज में आएगा तब शायद यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, और वो भी स्विंग ट्रेडिंग वाला, ठीक है, ना कि लॉन्ग टर्म वाला। वापस जब 43-44 पे जाएगा वापस इसके हाथ पर ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स या ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।